कांग्रेस सरकार पर केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाने का आरोप लगाया। और देश में अब तक 130 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स आज बरामद कर लिया गया। बुधवार को हुई इस दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य की मौत हो गई थी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर समेत 2 बॉक्स एक स्थान से बरामद किए गए हैं। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए इन्हें दिल्ली या बेंगलुरु ले जाया जा सकता है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में एक बयान में कहा कि दुर्घटना की जांच के लिए एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के एक दल द्वारा जांच किए जाने का आदेश दिया गया है और इस दल ने कल वेलिंगटन पहुंचकर जांच का काम शुरू कर दिया है। दुर्घटना में अकेला बचा सैन्यकर्मी वेलिंगटन में जीवन रक्षक प्रणाली पर है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में मारे गए पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का कल नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे कि दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। इससे पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैनिकों के पार्थिव शरीर अस्पताल से वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर ले जाए गए हैं। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, तमिलनाडु के मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पार्थिव शरीर बाद में सड़क मार्ग से कोयम्बटूर ले जाए गए, जहां से उन्हें भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान में नई दिल्ली ले जाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर में दुधावा डैम पर निर्मित इको लर्निंग सेंटर और महासमुंद जिले में कोडार जलाशय पर निर्मित इको पर्यटन स्थल का कल वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबंधित क्षेत्र की वन प्रबंधन समिति को वन क्षेत्र में जलाशय के पास खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राम वनगमन पथ के अंतर्गत वन चेतना केंद्र कोडार का विकास इको पर्यटन स्थल के रूप में किया गया है। यहां पर्यटकों के ठहरने के लिए नाइट कैंपिंग, कैंप फायर और स्टार गेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मनोरंजन के लिए वॉलीबॉल, नेट क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, निशानेबाजी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहां पर नौका विहार, बैम्बू राफ्टिंग और पर्यटकों के लिए स्थानीय छत्तीसगढ़ी व्यंजन और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। वहीं कांकेर जिले के दुधावा जलाशय में स्थित इको लर्निंग सेंटर का संचालन वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। ये पर्यटन स्थल गड़बो नवा कांकेर के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर्यटकों के ठहरने, खान पान के लिए रेस्टोरेंट, एडवेंचर के लिए 2 मोटर बोट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पर्यटक यहां पर ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। इस स्थल को इको पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार कर्ज में डूबी हुई है और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। कल कोरबा प्रवास पर पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति बद से बदतर है। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 7 लाख से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार को 60% और राज्य सरकार को 40% राशि देना था। केंद्र सरकार द्वारा राशि तो दे दी गई, मगर राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि भी नहीं दे पाई, जिससे जरूरतमंद बहुत से लोग पक्के आवासों से वंचित हो गए हैं।
7,81,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास स्वीकृत किया केंद्र ने। स्वीकृत करने के बाद उसकी राशि जो प्रति आवास देना है वो प्रति आवास केंद्रांश के रूप में 5,630 करोड़ राज्य सरकार को भेज दी और राज्यांश जो इनको 3,700 करोड़ देना था, ये 40% राशि ना देने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखित में ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 बार नोटिस दिया कि आप आवास बनाने में पीछे हैं और आपने एक भी आवास स्वीकृत नहीं किए हैं, क्यों ना आपके आवास को रद्द किया जाए, दूसरे राज्यों को दिया जाए। ये आवास रद्द हो जाता है। 7,81,000 11,000 करोड़ का राज्य सरकार को नुकसान होता है। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये सरकार अनिर्णय की सरकार है, इसलिए जगह जगह आंदोलन की भूमिका बन रही है। उन्होंने रेडी टू ईट मामले पर निशाना साधते हुए प्रदेश के लगभग 20,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से पृथक होने की बात कही। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की गलत नीति के कारण पूरे प्रदेश भर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रदेश में भूमाफियाओं का राज है और रेत तस्करों को संरक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 130 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 80,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 9,419 नए मरीजों की संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 94,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए। साथ ही दुर्ग जिले में एक संक्रमित की मौत भी हुई। राज्य में इस समय कोरोना के 341 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगातार अग्रणी रहा है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2020-21 के लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार की श्रेणी में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का चयन किया गया है। ये पुरस्कार 14 दिसंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण उपायों के अंतर्गत इस रेल मंडल ने न केवल ऊर्जा दक्ष इलेक्ट्रिक इंजनों और इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया है, बल्कि इन्हें चलाने वाले ड्राइवरों को भी विद्युत ऊर्जा की बचत के प्रति सजग बनाने के लिए समुचित ट्रेनिंग दी जा रही है। मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऊर्जा बचत के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 6 किलोवाट लगभग 6 किलोवाट सोलर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है और यह सोलर ऊर्जा जो है विभिन्न सर्विस बिल्डिंग के टॉप रूफ पर विभिन्न ऐसे स्टेशनों पर जैसे जिनमें कि भनवार टैंक मुख्यतः शामिल है, जहाँ पर कि बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर जो स्टेशन में बिजली की आपूर्ति होती है वह सोलर पावर से ही होती है। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है कि अभी भिलाई में 50 मेगावाट का एक प्लांट तैयार हो रहा है जो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी सब को देखते हुए और इसके अलावा जो हमारी यहाँ पर सोलर एफिशिएंसी है या जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको देखते हुए, उसके परिणाम को देखते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय के उपक्रम है, जिसने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। निश्चित तौर पर यह बहुत ही गर्व की बात है पूरे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में, खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के वो इलाके जो हमारे जुरिडिक्शन में आते हैं, जहां पर कि ऊर्जा का सबसे बेहतर उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है। इस रेल मंडल में अब तक 4 मेगावाट से अधिक क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना की गई है। इसके साथ ही सभी स्टेशन और कार्यालय में भी ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
गरियाबंद पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने कहा है कि जिले में पुलिस माओवादियों से निपटने के लिए नक्सल विरोधी अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। उन्होंने बीती रात अमलीपदर थाना क्षेत्र के पीपलखुटा गांव के पास नक्सलियों द्वारा ठेकेदार की जेसीबी तथा अन्य 4 मशीनों को जलाए जाने के मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में नक्सल अभियान तेज करने के संकेत भी दिए। बताया कि इलाके की घेराबंदी का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये इलाका छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा पर है और इसी का फायदा उठाकर नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया और फिर ओडिशा भाग गए। तो पुलिस घटनास्थल के लिए हमारी पार्टी गई है और इसके बाद जो भी है जैसा सूचना मिलते जाएगा नक्सल ऑपरेशन हम इसमें निश्चित रूप से चलाएंगे। और अभी चूंकि आज की घटना एक अचानक घटना हो गई। गौरतलब है कि गरियाबंद जिले में बीती रात नहर तथा टैंक निर्माण का काम कर रहे ठेकेदार की मशीनों को नक्सलियों द्वारा जलाए जाने की घटना सामने आई। ये घटना अमलीपदर थाना क्षेत्र की है। अब कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए खरीदी केंद्रों में अभी 39,70,000 बारदाने उपलब्ध हैं। समितियों द्वारा किसानों को 75% बारदाना उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं 25% किसानों से लिया जा रहा है। कलेक्टर तारन प्रकाश और एसपी डी श्रवण ने बुधवार को राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पदुमतरा और विकासखंड मुख्यालय छुई खदान के धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि किसान अपना धान आसानी से बेच सके, इसके लिए केंद्रों में सभी व्यवस्था की गई है। बारदाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पीडीएस मिलर्स तथा शासन द्वारा बारदाना धान खरीदी केंद्र में पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने धान खरीदी केंद्र से जल्द ही धान का उठाव कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में जिले के दोनों नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रामानुज मिनी स्टेडियम में जागो वोटर कार्यक्रम के तहत दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुक्ता सिंह चौहान की उपस्थिति में जागो वोटर का प्रतीक चिन्ह बनाकर दीप प्रज्वलित किया गया तथा उपस्थित मतदाताओं को निष्पक्ष मतदान का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने भाग लेकर मतदान करने का संकल्प लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद। इस हादसे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत सहित 12 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुधावा डैम पर निर्मित इको लर्निंग सेंटर और कोडार जलाशय पर बने इको पर्यटन स्थल का लोकार्पण किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाने का आरोप लगाया। देश में अब तक 130 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।